बचाया जा रहा है। कौन ऐसा पावरफुल बंदा है जिसको बचा रहे हो यार? हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, आज साबित कर रहे हैं ये लोग भाई कि उसका मर्डर हुआ है और मीडिया पे फैला रहे हैं कि उसका सुसाइड किया है। सबसे पहले जो ये तजर्बा था ना अस्तार साहब, हुआ अमेरिका के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आप खैरियत से होंगे? अस्तार साहब और मैं दोनों हाज़िर हैं। मेरा मौक़िफ़ कुछ है, इनका मौक़िफ़ कुछ है। कोशिश करते हैं कि आपका मौक़िफ़ जो हम सबसे मुख्तलिफ और ज़्यादा अच्छा हो। मैं अस्तार साहब को एक कहानी सुना रहा था, कहानी नहीं बल्कि एक फ़ैक्ट है, और ये जो फैक्ट है इसका तजर्बा पहला जो हुआ था वो सबसे पहले अमेरिका के अंदर हुआ था, और वो एक साइकोलॉजिकल एक एक्सपीरियंस है, जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते रहते हैं दुनिया के अंदर। तो हुआ ये था कि एक बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरी सी गाड़ी जो उसे ला के एक आम सी गली के अंदर खड़ा कर दिया गया, और वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी रही। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उस गाड़ी के करीब कोई नहीं आया। उसके ऊपर खराश तक नहीं आई, उसके ऊपर जो गर्द पड़ी हुई थी उसी तरह पड़ी रही, उसको किसी ने अस्तार साहब छेड़ा नहीं। एक दिन ऐसे हुआ कि बंदा कोई वहाँ से गुजरा, और वो जो लोग गाड़ियों के अंदर से सामान निकाल लेते हैं उससे शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ के अंदर से कुछ चीज़ें निकाली और निकाल के चला गया। अब वही गली है, वही लोग हैं, वही गाड़ी है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया, उसने देखा शीशा टूटा हुआ है, उसने अंदर हाथ डाल के एक और चीज़ निकाल ली। कोई और आदमी आया, उसने देखा कि ये शीशा टूटा हुआ है, उसने इस तरह किया कि वो खिड़की खोल के पूरा उसने दरवाज़ा खोल लिया, और दरवाज़ा खोल के उसने बाकी चीज़ें निकालनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक और बंदा आया और उसने सीट उखाड़ी और सीट उखाड़ के ले गया। 2 दिन के अंदर अंदर वो पूरी गाड़ी ख़त्म हो चुकी थी और ईंटों के ऊपर खड़ी थी। वहाँ टायर तक लोग उसके ले गए थे, विंड स्क्रीन भी निकाल ली, हर चीज़ निकाल के ले गए। तो उसके बाद ये जो तजर्बा था इसका नाम दिया गया, इसे कहते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी। अब ये ब्रोकन विंडो थ्योरी क्या होती है? वो थ्योरी ये होती है कि लोग नॉर्मल होते हैं, उन लोगों के अंदर कोई ख़ास इशू नहीं होता, उसमें कोई क्रिमिनल नहीं होता, कोई डकैत नहीं होता, कोई आबरूरेज़ी करने वाला बंदा नहीं होता, कुछ स्नैचर नहीं होता। लेकिन जब उनको नज़र आता है ना कि खिड़की टूट गई हुई है और इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं है, तो उसके अंदर से जो क्रिमिनल है वो बाहर आ जाता है, और उसके बाद वो हरकतें करने शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता उस सारी चीज़ को अबैंडन कर देता है। तो इस थ्योरी से फिर बड़ी बड़ी थ्योरीज बनी, और फिर ये तजर्बा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में दोहराया गया। आखिरी मरतबा ये जापान के अंदर दोहराया गया, और वहाँ पर भी उन्हें पता चला कि इंसान की साइकी है कि अगर वो चीज़ों को रिपेयर ना करे और चीज़ ख़राब नज़र आए तो फौरी तौर पर दूसरे लोग उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये कमरा है ना जी, यहाँ पे अगर एक साइड पे मैं टिशू फेंक दूंगा ना जी, और कोई नहीं उठाएगा, तो थोड़ी देर में पूरे दफ्तर के लोग वहाँ पे टिशू फेंकना शुरू कर देंगे और ये कचरा घर बन जाएगा, क्योंकि कोई आदमी इसकी केयर नहीं करेगा। सब ये कहेंगे सारा काम ही हो रहा है। तो ये जो अभी सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की का जो एक तुर्किया का जो मुआहदा हुआ है, ये बेसिकली सऊदी अरब बहुत अक्लमंदी कर रहा है, बहुत समझदार मुल्क है, और हम ये समझते हैं कि सिर्फ उनके पास पैसे हैं, अरबी हैं, और उनको अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जब इन्होंने 2025 में पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और उससे पहले सबसे पहले 1989 में जब सद्दाम हुसैन उठ रहा था और सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर हमला करने का फ़ैसला किया 1990 के अंदर, तो उस वक्त उससे सऊदी अरब ने ये फ़ैसला कर लिया था कि खिड़की टूट रही है, मैंने इस खिड़की को टूटने देना, इसको रिपेयर करना, उसको रिपेयर करना। आपकी बात सुनते हुए मैंने ऐसे किया, क्यों किया था मुझे क्या पता। आपने खुद कहा था सद्दाम हुसैन एक है, आपने कहा था मैं आज सद्दाम हुसैन का नाम लूँगा। तो जब आपने सद्दाम हुसैन का नाम लिया तो मैंने ऐसे देखा, मैं कहा सद्दाम है तो नहीं, सद्दाम नहीं था। आप अपनी बात जारी रखें। अच्छा, वो इस तरह है कि सऊदी अरब इतना समझदार मुल्क है कि उसने 1989 में पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया था, और पहला मुआहदा था, और उसके बाद पाकिस्तान से 2 ब्रिगेड वहाँ पे गए, एक ऑल्टरनेटिव का ब्रिगेड है और दूसरा जो आर्मर्ड ब्रिगेड है, और ये 1990 में चला गया। तो उस वक्त गया था जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया था। सऊदी अरेबिया ने उस वक्त महसूस ये कर लिया था कि आने वाले दिनों में ये खिड़कियां टूटेंगी, और हमने ये जो टूटी हुई खिड़की जो सद्दाम हुसैन, उसको फौरी तौर पर बंद करना है, वरना इस गाड़ी का इंजर पिंजर भी दूसरे लोग ले जाएंगे, दूसरे मुल्क ले जाएंगे। और उसने पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सिर्फ पाकिस्तान को ये चूज़ किया कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा जज्बा है, और कम अज़ कम फ़ौज के मामले में बहुत ज़्यादा जज्बा है। बहरहाल ये है कि 1990 में पाकिस्तान की फ़ौज सबसे पहले वहाँ पर गई, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड गया, दूसरा आर्मर्ड ब्रिगेड गया, और 2 शहर हैं सऊदी अरेबिया के जो इसराइल के बॉर्डर पे हैं, एक साइड पे जॉर्डन की साइड पे, दूसरे सीरिया की साइड है। एक शहर का नाम है ओरोर,
ये है ना ARAR, और अरबी में लिखते हैं एन रे। और ये जो है ना सीरिया की साइड से, और वहाँ पे जाकर वहाँ से इसराइल बिल्कुल करीब है। अगर यहाँ से पाकिस्तानी जहाज़ या दूसरे सऊदी जहाज़ उड़े तो चंद मिनटों के अंदर जाके इसराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। या इसराइल की तरफ से अटैक आएगा तो इस साइड से आएगा। दूसरा तबूक है, तबूक के अंदर भी पाकिस्तान का ब्रिगेड वहाँ पे बैठा हुआ है, और अब तो एयरफोर्स भी वहाँ पे बैठी हुई। तो 2025 में आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने कमाल किया, इंडिया को मुंह तोड़ा इंडिया का, तो उसके बाद पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसको सऊदी अरब ने फौरी तौर पर उसके साथ एक दोबारा उसने एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया। इसराइल दो काम कर रहा है, एक तो पाकिस्तान के किरदार को छोटा करने की कोशिश कर रहा है मसलसल। नहीं, ये पुरानी बात होगी, पुराना, क्योंकि इसराइल ये समझता है, लेकिन यासर अरफात भी यही कहता था, इसराइल ये समझता है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा हरीफ है उसका, और ये कहा जाता है, ये थ्योरी है प्रॉपर, और इसराइली है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बात है। अपनी जगह बात ठीक हो गई। यासर अरफात ये बात कहता रहा, नहीं यासर अरफात ये हमें मारा गया, जॉर्डन से निकाला गया। साहब उस वक्त कहते थे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया था जनरल ज़िया उल हक साहब ने, उसके बाद यासर अरफात साहब के जनरल ज़िया उल हक साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे, फिर उन्होंने ये कहना बंद कर दिया था, बल्कि वो तो आइडलाइज करते थे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आखिर में। अच्छा, हाँ, ये सारी पुरानी बातें हैं सर, ये इसराइली प्रोपेगेंडा है सारे का सारा, पाकिस्तान को इसके किरदार को छोटा करने की सारे का सारा प्रोपेगेंडा इसराइल का है, सर इसराइल और इंडिया, आधा कुछ और। इसराइल और इंडिया दोनों मिलके पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान के किरदार को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इसराइल का ख्याल ये है कि सबसे बड़ा हरीफ उसका जो हो सकता है वो पाकिस्तान हो सकता है, और पक्की बात मैं आपको बिल्कुल इस वक्त जितना जो कुछ हो रहा है, तो जो कुछ हो रहा है, कहाँ पर इसराइल है, कहाँ पर पाकिस्तान है, तो ये किस तरह से न्यूक्लियर पावर, एक न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में, और वो है पाकिस्तान। और ये सबसे बड़ा जो ये कांटा है जो उसको खटकता है उसकी आंखों में। इजराइल तो नहीं छेड़ेगा। अब देखें ना, आज एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर, एक मुआहदा हुआ है, 2 नए इस्लामी मुल्क जो हैं वो भी न्यूक्लियर पावर हो गए इस मुआहदे के साथ। जो मक्का डिक्लेरेशन है आज, क्या मतलब तुर्की और सऊदी अरेबिया इसके साथ, वो उसकी वजह ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि इन तीनों मुल्कों में से जिसके ऊपर अटैक होगा वो इन तीनों पे हमला समझा जाएगा। तो जवाबी कार्रवाई में वो चीज चल सकती है जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं सर, ये चलाने के लिए नहीं होते बम, ये दिखाने के लिए होती है, खौफ पैदा करने के लिए होते हैं। मसलन अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होगा तो एक न्यूक्लियर पाकिस्तान उसकी हिफाजत करेगा, तुर्किया के ऊपर अटैक होगा एक न्यूक्लियर पाकिस्तान उसकी हिफाजत करेगा। नहीं, न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है मई में, तो ना इंडिया ने वो चीज इस्तेमाल की, ना हमने इस्तेमाल की, हम दिखाने के लिए। किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं करना, जिस दिन ये इस्तेमाल हो गया उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी लाइफ इस पूरी कायनात से, इस जमीन से। तो ये दिखाने के लिए, ये इस्तेमाल करने के लिए ये ईरान जब बनाएगा तो ईरान भी दिखाने के लिए बनाएगा, सर डेटरेंस है, चला नहीं सकता कोई, ये भूल जाएं आप। अच्छा, चला नहीं सकता सर, एक चल गया ना दुनिया खत्म हो जाएगी, और उसके बाद पत्थरों से फिर एक दूसरे के साथ लड़ा करेंगे, गुलेलों से, पत्थरों से ना, खतरा तो होता है। नहीं, इतनी मैडनेस नहीं हो सकती दुनिया में। भैया तो ऐसा है कि टोटल कोई पूरे सिस्टम को कोई हाईजैक कर ले और टोटल मैड्स आ जाए दुनिया के अंदर, फिर हो सकता है, वैसे नहीं सर। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये सऊदी अरब का, तुर्किया का, पाकिस्तान के, इसके अंदर कुछ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है स्टार साहब। एक चीज़ तो ये है कि ये तीनों मुल्कों ने जो अपनी ब्रोकन विंडोज़ हैं उनको रोक लिया। पाकिस्तान ने, उसको सबसे बड़ा ख़तरा इंडिया से है, अब उसके साथ 2 और मुल्क खड़े हैं, इकनॉमिकली बड़ा स्टेबल मुल्क और मिलिट्री के लिहाज से बड़ा मजबूत मुल्क तुर्किया, और इस साइड से सऊदी अरेबिया। और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया और अरब मुल्कों के अंदर है, तकरीबन 4.5 मिलियन लोग हैं, 45 लाख के करीब लोग हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर 3 मिलियन के करीब। ये बात मान लें कि जो इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन जनरल्स की तरफ से बात आई थी एक ज़माने में, कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कल्ला हमारे साथ नहीं लड़ा, पाकिस्तान के पीछे चीन और तुर्किया खड़ा था। क्या ये बात सही है या ये भी नहीं सर, बात ये है कि तुर्किया का एक एलिमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ, चाइना का भी एक एलिमेंट है, मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ना, जो इस वक्त देखने वाली है, वो बड़ी दिलचस्प है कि एक इकनॉमिकली स्टेबल सऊदी अरेबिया और मिलिट्री के लिहाज से स्टेबल तुर्किया पाकिस्तान के साथ है, और इंडियन इस वक्त शहरी जो बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया के अंदर काम करते हैं। सऊदी अरब कह सकता है, हाँ इकनॉमिकली सर, मिलिटरी, और पाकिस्तान ट्रेनिंग मिलिट्री ट्रेनिंग में नंबर 1 है पाकिस्तान, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ आपको। मतलब तुर्किया जो है ना इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी में नंबर 3 पे आ गया दुनिया में। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 अमेरिका,
नंबर 3 तुर्किया, नंबर 4 ईरान, नंबर 5 इसराइल। यानी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इसराइल ने इवॉल्व की थी, उसने ईजाद की थी, लेकिन वो 5वें नंबर पे है। और तुर्किया जो है वो 3rd नंबर पे, 3रा नंबर पे आ गया हुआ है। इसमें इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया उस पर हैरान है। तो ये एक ड्रोन टेक्नोलॉजी वाला मुल्क जो है उसने ज्वाइन किया इसको। ये बात भी सही है कि रूस ने यूक्रेन पे जो ड्रोन इस्तेमाल किए थे वो ईरान से उसने लिए थे। क्या ये बात वो शायद ड्रोन्स हैं, बिल्कुल है, ये बात ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं इसे कह रहा हूँ 4थे नंबर पे है, ईरान 4थे नंबर पे है। उसका जो शायद ड्रोन है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो 4थे नंबर पे होने की वजह से वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकता है इस वक्त जो वॉर हो रही है अमेरिका के साथ। सर हो सकती है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है, वो ज्यादा से ज्यादा मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक कर सकता है। अमेरिका दूर है, अमेरिका की तरफ तो गया लेकिन नहीं सर, नहीं, उसकी वजह ये है सर, वजह ये है कि इस वक्त अकेला कोई मुल्क नहीं लड़ सकता। अमेरिका अकेला लड़ रहा है, फंस गया हुआ है, वो मदद मांग रहा है कि यूरोप आ जाए, नेटो आ जाए, चाइना आ जाए, कोई मुल्क आ जाए उसके साथ। अकेला नहीं लड़ सर ईरान बाहर जाकर नहीं लड़ रहा, अपने मुल्क में लड़ रहा। बाहर से जाके लड़ना जो है वेरी डिफिकल्ट सर, उसमें आपको सप्लाई लाइन चाहिए। यहाँ पे तो स्पेन इजाज़त दे रहा अमेरिका को कि अपना जहाज ऊपर से गुजार ले, इस कदर इशू है। अच्छा, दूसरा ये सर कि सऊदी अरब पैसा है उसके पास और पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग है सर। पाकिस्तान की जो है ये ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करेगा ना, इस वक्त भी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ इस वक्त भी जो हमारे ब्रिगेड्स हैं ना, वो हमारे वेपन्स नहीं है वहाँ पे। जो आर्मर्ड ब्रिगेड है, टैंक तो हमारे नहीं है, टैंक तो सऊदी से प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो हमारे जो लोग हैं वो उनको ऑपरेट भी कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? अगर एक चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे को जाके कैसे ट्रेन कर सकते हैं? मसले ड्राइवर है, उसको ड्राइविंग आती है, तो आप ये कहेंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी गाड़ी चला रहा है तो अमेरिकन गाड़ी चले, आपकी बात ठीक हो सकती है। ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है सर, लेकिन अब वेपन है ना, एक आदमी जो है ना, एक आदमी गोली चला रहा है ना, तो जो भी बंदूक देंगे उससे चला लेगा, क्योंकि उसकी लाइन ठीक होगी, लेंथ ठीक होगी। नहीं, अफगानिस्तान में तो जो असला छोड़ के गया था, $38 बिलियन का अमेरिका छोड़ के गया था, वो तालिबान को तो चलाने नहीं आता। तालिबान ट्रेन नहीं है सर, ट्रेन नहीं है ना, ट्रेन नहीं, कोई ट्रेन आर्मी आएगी तो चला लेगी उसको। बट एनीहो ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक इंकलाब है जी, और ये इस्लामिक नेटो बनने का पहला स्टेप है। इसके अंदर इजिप्ट और कतर ने आना, इस्लामिक नेटो, ये इस्लामिक नेटो बनने लगा है और इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो गया इसका। और अब इसके अंदर इजिप्ट और कतर ने आना है। इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी इसका हिस्सा बनने की, लेकिन उनकी अपनी लड़ाई है कतर और मिस्र की 2013 से स्टार्ट हुई है। क्योंकि जब मुर्सी साहब आए थे ना, तो कतरीज ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। वो मुस्लिम ब्रदरहुड जो अखवानुल मुस्लिमीन है, वो उसके वो नुमाइंदे थे, उसको उन्होंने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मुस्लिम ब्रदरहुड है ना, उन्होंने दफ्तर खोले हुए ना इनके। और मुर्सी साहब जो थे ना, जब मुर्सी साहब उस वक्त बने थे प्रेसिडेंट, अगर आपको याद हो 2013 में, तो 2013 में कतर ने $7.5 बिलियन दिए थे मुर्सी साहब की गवर्नमेंट को, और उससे फिर वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई थी और वहाँ से फिर उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को हटाया। अल-सीसी के साथ नहीं है उनके ताल्लुकात, अल-सीसी के साथ नहीं है ताल्लुकात। खराब ये तो मसला है ना। उसके बाद उन्होंने इस तरह किया कि जो मुर्सी साहब के साथी थे वो सारे के सारे कतर में आगे पनाह गज़ीन हो गए हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। 2017 तक तो इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे सारे जीरो हो गए थे। 2021 में दोबारा डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए। इस वक्त जो है इन दोनों का कन्फ्लिक्ट है, जो ये रिजॉल्व हो जाता है तो इजिप्ट भी आएगा और उसके साथ साथ कतर भी आएगा। के जो सपोर्टर थे उन्होंने धरना दिया हुआ था कायरा में, वो धरने में एक ही रात में मार दिए थे मिस्र की पुलिस और फौज ने। वो आप हुस्नी मुबारक की बात कर रहे हैं? नहीं, हुस्नी मुबारक की बात कर रहे हैं। मुर्सी के हवाले से वो अखवानुल मुस्लिमीन जो है ना, ये नहीं मुर्सी के हवाले से उन्होंने किया था, लेकिन वो आज तक वो मेरे ख्याल में आपकी बात ठीक लगती है कि वो कतर चले गए होंगे। वो कतर, उनके जो साथी है ना सारे, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, अखवानुल मुस्लिमीन की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कतर बैठी हुई है, और इजिप्ट को इसीलिए उनके साथ प्रॉब्लम है, और ना सिर्फ उन्होंने वहाँ पे रखे हुए, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसका मसला ये है कि ये जो ही रिजॉल्व हो जाता है ना, तो इजिप्ट भी आएगा, इसके अंदर कतर भी आएगा। इन दोनों के आने से ये मजीद मजबूत ठीक होंगे तो वो आएंगे ना, अगर उनके मामला ठीक ना हो जाए, कौन करेगा? हम लोग करेंगे। नहीं, अब 3 मुल्क मिलकर करेंगे ना जी। ये 3 मुल्कों की उसमें है, ये 5 मुल्क जो थे ना पहले थे, इब्तदा जिन्होंने स्टार्ट करना था ये मुआहिदा उसके। और बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूँ, ये भी आपके लिए ना शायद ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि इसके अंदर बांग्लादेश भी आ रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अलग एक दिफाई मुआहिदा कर रहा है।
ये हसीना वाजद के जाने के बाद पॉसिबल अभी हुआ ना। नहीं, अगर हसीना वाजद होती तो ये पॉसिबल था। फिर तो कुछ भी नहीं पॉसिबल था ना, फिर तो मोदी के साथ ही हो सकता, जो कुछ हो सकता। लेकिन एनी हो, ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है दिन है आज का, कि आज खाना काबा के साथ बैठ के हदूदे हरम के अंदर बैठ के एक मुआहदा हुआ, 3 बड़े मुल्कों ने किया और 3 मुल्कों ने ये किया। अभी टाइम ही नहीं हुआ ब्रेक। पहले आप ब्रेक लेते, आपको जल्दी पड़ी है क्या? हुआ सिगरेट पीना आपने क्या? पहले आप नहीं पहले। अच्छा सर, ये इस तरह है कि हदूद हरम में हुआ मुआहदा और इस लिहाज से मुनफरद है। और दूसरा ये है कि तुर्की और सऊदी अरब की एक पुरानी लड़ाई भी थी, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था। ऑटोमन एम्पायर से लड़ के तो आले सऊद ने और शरीफ मक्का ने ये आज़ादी हासिल की थी। उससे आज तक तुर्किया के दरमियान को बहुत ज़्यादा सऊदी अरब के और तुर्किया के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। पाकिस्तान की बड़ी मेहरबानी है, पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि इसने इन दोनों के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा किया, इन दोनों को। अच्छा, पर ये भी चीज़ बताया ना कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था तो तुर्की का दौरा करना चाहता था, तो सुना यही है मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं आया था इमरान खान। नहीं, तुर्किया तो जाता था जो। नहीं, मैं एक बात पूछूं, क्या ये बात सर और है वो ऐसा है कि एक जो मलेशिया के साथ मिलके एक नई OIC बनाई जा रही थी, जिसको तुर्किया चाहता था कि नई OIC बने जो अरबों से बाहर निकले, ठीक है। और उसके अंदर महातीन मोहम्मद साहब का ये प्रोजेक्ट था, बहुत पहले से प्रोजेक्ट था, उन्होंने शुरू किया हुआ था। तुर्किया को उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। उन्होंने इमरान खान साहब को कहा, इमरान खान साहब राज़ी हो गए, जो बहुत बड़ी हमाकत थी कि मलेशिया के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन देख लें, सऊदी अरब के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन देख लें। यहाँ पे 30 लाख लोग हमारे काम करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, और वहाँ से रेमिटेंस आती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंस है उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो अरबों से आने वाले पैसे, और हमारे मजदूर लोग हैं, मजदूर पाकिस्तानी जो करते हैं, की हमाकत थी। वो उनकी बहुत बड़ी हमाकत थी कि उन्होंने एक पुराना रिलेशन जो है 70-75 साल का रिलेशन, उन्होंने उसको इस तरह करके उसको दाव पे लगा दिया। और फिर मलेशिया के साथ जाके, तुर्किया के साथ जाके वहाँ पे एक और OIC बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आपके साथ मामला दुरुस्त है ना जी, क्या आपको इसकी ज़रूरत थी फिर? और उसमें हमाकत ये हुई थी कि बाद में उन्होंने ये तैयब अर्दगान साहब को बता दिया, और वो थे स्विट्ज़रलैंड में जो गए ना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, और वहाँ पर जाके डेवस में उन्होंने उनको बता दिया कि जी मुझे तो मना किया था इन्होंने सऊदीज़ की तरफ से, और तैयब अर्दगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया। बस वहाँ से मसला बन गया सारा। बहरहाल एनी हो, आज का दिन बड़ा शानदार है। हदूद मक्का के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 3 मुल्कों का हुआ है। इसके अंदर दुआ करें कि कायम रहे और आगे बढ़े। इसके अंदर दूसरे मुस्लिम ममालिक भी आए। मैंने करनी है या हमारा कैमरामैन करेगा? सूफी तो वो है ना। हाँ, आप करें। आपकी दुआएं ज़्यादा सुनी जाएंगी सर। अच्छा? जिसने कभी नहीं की होती ना उसकी ज़्यादा सुनी जाती है। ये बात सही है, जिसने कभी ना की। और आज जुमे की नमाज भी पढ़ी सब ने, तीनों ने इकट्ठे हो गए, उसकी जो फुटेजेस आई वो भी कमाल है। तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार है कि उसने 2 पुराने मुखालफिन को इकट्ठा किया एक जगह पे, एक मुआहदा भी किया। और आज के दिन सिर्फ पाकिस्तान की वजह से 2 और मुल्क जो हैं वो भी न्यूक्लियर पावर अपने आप को कह सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मेरा मौक़िफ़ कुछ और है और स्टार साहब का मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन मुझे लगता है जो अगली कहानी है, जो अगली स्टोरी है, उसके ऊपर हो सकता है हम दोनों का मौक़िफ़ एक हो। एक नौजवान है जिसका नाम मीर रज़ा है और ये इसने ख़ुदकुशी की है या फिर ये कत्ल हो गया, एक मिस्ट्री है। लेकिन कराची के अंदर एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है और इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आने वाले दिनों में आपका दिल कैच कर लेंगी। और ये एक तजुर्बा भी है इस लिहाज से भी कि इससे पता चलता है, इस एग्जाम्पल से, कि पाकिस्तान के अंदर सूरत है क्या। इंसानी जान की कोई कदर नहीं, हर चीज़ की कोई कदर है, मोटरसाइकिल की, पहिए की, मोबाइल फ़ोन की। अगर किसी चीज़ की कदर नहीं है तो वो इंसान है, वो मर भी जाए तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। नौजवान है, BBA कर रहा है ये, और इसने एक छोटा सा अपना एक कारोबार भी स्टार्ट किया वॉफल्स का, और बड़ा अच्छे इसने 2 आउटलेट्स बनाए, बड़ा कामयाब है। लेकिन इसके अंदर इसने कुछ पैसे लोगों से लिए अपने कारोबार के लिए। 2 थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरीज तो ये है कि शायद ये क्योंकि डिफेंशियल हो गया था तो प्रेशर में था तो इसने ख़ुदकुशी कर ली, क्योंकि जाते हुए अपने गार्ड्स की रिवॉल्वर, उसका पिस्टल ले गया था। 28 जुलाई की रात को ये वाक़या हुआ, 4:08 पे गया। उसके
उसके बाद 2 दिन गायब रहा, फिर इसकी लाश मिली किसी जगह से। उसके बाद फिर पुलिस ने इसे खुदकुशी का वाक़या डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इसकी तदफीन हो गई। वालिद ने शोर किया कि निजी ज़्यादती है, इसको कत्ल किया गया। उसके बाद वो कोर्ट चला गया, अदालत ने दोबारा कवर कुशाई करके और उसे कहा जी कि इसका दोबारा इसका पोस्टमार्टम किया जाए। अभी पोस्टमार्टम के लिए जो गवर्नमेंट ने एक बनाया, जो बेंच बनाया, प्रॉपर जो है मेडिकल टीम बनाई है, उसके ऊपर वालिद साहब जो है मुतमईन नहीं है और वो कहते हैं कि जी हमें कबूल नहीं है और उन्होंने आज कब्र उसकी खोल लेनी थी। ये है हकीकत। लेकिन कराची का ये इशू है, ये ज़हन में रखें सर कि पाकिस्तान के अंदर लोग मरते रहते हैं। कोई बस गिर जाए, वो उसके अंदर खाई में गिर गई, कोई 30-35 लोग मर गए। किसी जगह कोई अटैक हो जाता है, 25-30 लोग उसके अंदर शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, वो रोज़ शहीद होते रहते हैं। तो मरने की खबर पाकिस्तान के अंदर खबर नहीं समझी जाती। खबर वो बनती है जिसको मीडिया उठा लेता है। इसको मीडिया ने उठाया, कुछ दिन पहले वो एक पिंकी आई थी, कोकेन क्वीन का लकब दिया, वो भी दिया, मीडिया ने दिया। मुझे नहीं लगा उसकी बॉडी लैंग्वेज मीडिया के अंदर आ जाती है, वो चीजें बदल जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज से मुझे नहीं लगा कि वो कोकेन क्वीन है। मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता लगा। वो ये हुआ कि शायद हमने मीडिया ने जल्दी कर दिया उसको वो डिक्लेयर करने में। अब कोकेन क्वीन या मनशियात का धंधा करने वाला या ड्रग बैरन, मतलब पैब्लो एस्कोबार था, उसकी बॉडी लैंग्वेज या जो भी स्टोरी है 1987 से लेकर जो पहली दफा फोर्ब्स की लिस्ट आई, वो तो डॉन्स है ना, वो तो बिलियनर्स होते हैं। क्वीन क्या होती? क्वीन डॉन नहीं होती। क्वीन तो किसी को भी कहा जा सकता है। नहीं, आपको मैं प्रिंस कहता हूं ऐसे। ये प्रिंस स्टार साहब, आप तो मजाक में कहेंगे ना, आप संजीदा नहीं कहेंगे, मुझे पता है। ये देखे मेरी शक्ल नहीं, देखने वाले आपको देख रहे होंगे, उनको पता है कि भाई शरारत कर रहा है ना। मैं आज आपको स्टार प्रिंस कहता हूं। मुझे प्रिंस कहने की बजाय ना आप मौलाना को कुछ कह दें, जो कैमरामैन है, ये खुश हो जाएगा। ये चाह रहा था कि आपकी बात पे ना या शो के किसी जगह पे क्लैपिंग करे। इसको क्लैपिंग का शौक है जो कहीं पूरा नहीं हुआ इसका। ये चाह रहा है आपके मेरे शो में वो शौक पूरा कर सके, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये है कि सर एक चीज़ ये स्टार साहब ज़हन में रखें सर, कि जान जो है ना अल्लाह ताला देता है, जान लेता है अल्लाह ताला, ठीक है। जहाँ पे जान की कदर नहीं होती तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्लाह ताला की नौज़ बिल्ला तौहीन किया आपने, क्योंकि ज़िंदगी जो है सबसे बड़ी अलामत है यहाँ पे। सर ये पूरी कायनात है ना, इसके अंदर 200 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं और एक गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स होते हैं ना, वो 450 अरब स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी के अंदर। और जो नॉन कायनात है ना पूरी की पूरी, उसमें सिर्फ ज़मीन वाहिद चीज़ जगह है जहाँ पे ज़िंदगी इस वक्त मौजूद है। ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर ज़िंदगी की कदर नहीं होती ना सर, उसके ऊपर बरकत नहीं होती। मुल्क की बात एक हो जाती। कराची, वैसे मैं एक हवाले से बात करता हूँ। कराची को एक ख़ास किस्म का एक है कि एक वाक़या कराची में होता है, उसी तरह का वाक़या बाकी सर जिसको मीडिया उठा लेता है वो सर नहीं। कराची के अंदर वो लोग मरते हैं जिसको मीडिया इंपॉर्टेंस नहीं देता, वो बेचारा मर गया बस। भाई ये एमक्यूएम का दौर नहीं है जब बोरियों में लाशें मिलती थी, चलो ठीक है, समझ में आता। हम पहले कहीं और नहीं हुआ था, वो एमक्यूएम के दौर में हुआ था। वो तो समझ में आती कि आपका ख्याल ये मीडिया स्टंट है? ये नहीं, मैं उसको स्टंट नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना, अच्छा ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना कि जो बाकी जुराइम है ना, जहाँ कहीं हो रहे हो, पंजाब में हो रहे हो, लाहौर शहर में हो रहे हैं, जो होता है वो डाई डाउन होना शुरू हो जाता है। ओवर प्ले आपके कहते हैं, ओवर प्ले ऐसे लगा। मैं क्वीन, जो कोकेन क्वीन थी ना, वहां से मैंने गेज किया। मैं कहा यार भाईजान कोकेन क्वीन नहीं हो सकती। मैंने शर्त अपने दोस्तों के साथ लगा ली, जर्नलिस्टों के साथ। मैं कहा यार मेरे पास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। उसका ट्रायल हो रहा है, वो गिरफ्तार हुई है, पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है सारा। जिनको सप्लाई करती थी उनकी लिस्टें आई हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, आप कहते हैं अगर ये बात वो पकड़ी गई, आप कह रहे हैं ट्रायल नेटवर्क पकड़ा गया। अच्छा, उसका भाई लाहौर से गिरफ्तार हुआ। अच्छा, उसका जो क्लाइंट थे वो तो बड़े पावरफुल लोग। क्लाइंट भी पकड़े गए? कौन सा बंदा? बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, जरा बताएं सर। इन्फ्लुएंशियल अगर होगा तो आ जाएगा सामने। नहीं, इन्फ्लुएंशियल कभी नहीं आएगा। सिंध गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि जो मुस्तफीद होते रहे पिंकी से, क्वीन ऑफ कोकेन क्वीन से, उनमें से कोई एक बंदा भी, ये सिंध गवर्नमेंट का, सिंध पुलिस का टेस्ट केस है। होना चाहिए जो है वो नहीं है, लेकिन जो मुस्तफीद होते रहे, देखिए वो सर्विस देती थी, वो पिंकी सर्विस देती थी ना, जो सर्विस लेने वाले थे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है।
तो सर्विस लेने वालों का अभी तक मैंने नाम नहीं सुना। ठीक हो गया। पर मीर रज़ा जो है ये केस एक टेस्ट केस है, ये केस मेरा ख्याल है पुलिस के लिए भी टेस्ट केस है, अदलिया के लिए टेस्ट केस है, और साथ साथ एज ए ह्यूमन बीइंग जो कराची के लोग हैं उन सब के लिए भी टेस्ट केस है कि एक अगर नौजवान मारा गया है या उसने ख़ुदकुशी की है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट या सारा डिपार्टमेंट्स मिल के सारे अगर ये भी डिस्कवर नहीं कर पाते तो इन डिपार्टमेंट्स का फ़ायदा क्या है। इंसानी जान की कदर होनी चाहिए, क्योंकि फरमाया गया है कि अगर एक बेगुनाह आदमी का जो कत्ल है पूरी दुनिया का कत्ल होता है, तो एक आदमी अगर मर गया है और यहाँ पे मरते रहते हैं रोज़ाना और हमें उसकी तो कदर नहीं होती। एक बात बताया, हम मीडिया में ये बात करते रहते हैं, आपको मेरी बात पे ब्रेक याद आ गई। पहले जब मैंने कहा था आपने ब्रेक नहीं ली, मेरी बात पे आपको मैं कहता हूँ आप ब्रेक भी लगाया करें, जो कोकीन की आपने गर्दान की छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। दो इश्यूज़ हैं एंड पे। एक इशू बहुत ही दिल के ऊपर दर्द डालने वाला इशू है, वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने, दो जर्नैलों ने, जर्नलिस्टों ने यहाँ पे पनाह की दरख्वास्त की और जज साहब ने या दो जज साहब ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये होता है जब कोई मुल्क तबाह हो रहा हो या मुल्क की कदर ना की जाए तो फिर दूसरे मुल्कों के अंदर ना जर्नलों को पनाह मिलती है, ना जजेस को पनाह मिलती है, ना सहाफ़ियों को पनाह मिलती है, ना ही वहाँ पे बड़े बड़े ज़मींदार और बड़े बड़े सियासतदानों को पनाह मिलती है। पेशावर का वाक़या है, कल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये केस था और वहाँ पे 8 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था कि हमें आर्जी तौर पे पनाह दे दी जाए पाकिस्तान के अंदर। दो उसके अंदर जनरल से, एक जनरल्स जो थे उनका नाम जनरल शरीफी है और ये बेसिकली जो उनकी फ़ौज थी अफ़गान मिली उर्दू उसको कहते हैं, उर्दू लश्कर को कहते हैं, फ़ौज को कहते हैं, तो उसके अंदर जनरल था यानी फुल फ्लज जनरल। और उसके बाद जो दूसरे हैं वो सदारती जो इनका है ना प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव सर्विस थी, जैसे सदर को प्रोटेक्ट करना होता तो उसकी सिक्योरिटी के थे, उसके नाम था अब्दुल मजीद। और ये अब्दुल मजीद साहब जो हैं ये भी जनरल थे। इन दोनों ने यहाँ पे पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि जी हमें आर्जी तौर पे पनाह दे दी जाए। मसला हाई कोर्ट गया और जज साहब ने जो मामला है उसको वजारत दाखिला के पास भेज दिया। इस तरह जलील होते हैं लोग अगर अपने मुल्क की कदर ना करें। उसके साथ साथ एक जज हैं अब्दुल्ला मोहम्मदी उनका नाम है और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफ़गानिस्तान के जज हैं। पाकिस्तान के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं और अदालतों के अंदर धक्के खा रहे हैं कि हमें आर्जी तौर पे यहाँ रहने का मौका दे दिया जाए। इसके साथ जर्नलिस्ट भी थे। मुल्क की कदर करनी चाहिए। मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर जनरल हो, जर्नैल हो या जस्टिस हो, सारे के सारे जो हैं पनाह मांगते रहते हैं और ख्वार होते रहते हैं, जलील होते रहते हैं। पैसा काम आता है, ना ज़मीन काम आती है, ना ओहदा काम आता है। ये अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम होता है, उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक और चीज़ स्टार साहब, ये जो ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर है ना, उन्होंने हड़ताल की ऐलान कर दिया है कि कल जनाब हम हड़ताल कर रहे हैं। 4 उनके इश्यूज़ हैं। एक वो कहते हैं कि जी टोल प्लाज़ों पे हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होती है, और दूसरा वो कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती। तीसरा वो कहते हैं कि हमारे वेट्स हैं और उस वेट्स के मुताबिक हमसे टैक्स लिया जाता है, हमें वेट जो है ना ज़्यादा मौका दिया जाता है ताकि सड़कें हम तोड़ सकें प्रॉपर। और साथ साथ उनका कहना है जी ये फ्यूल की कीमतें आप कंट्रोल क्यों नहीं करते, तो इसके ऊपर कल हड़ताल कर दें। पहले थोड़ी हड़तालें थी, थोड़े मसाइल थे, अब ये मसला भी बन गया। अच्छा, पहले आप कोई अफ़गानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, एकदम से मुझे चीज़ याद आ गई। बात ठीक है आपकी कि अगर कोई पनाह मांग रहा है और उसकी रीज़न जस्टिफिकेशन मौजूद है तो चाहे हमारे ताल्लुकात किसी भी तरह के हों, हमें कर देना चाहिए, एक उसको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान का अपना प्रोसीजर है ना। लेकिन वो ये है कि जी पहले तो वहाँ का जो सदर बनता था अफ़गानिस्तान का, जब तालिबान को भगाया गया तो वो सदर तो कोयटा में सड़कों में फिर रहा होता था। आप करज़ई की बात कर रहे हैं? हाँ, अशरफ गनी की। अशरफ गनी तो अमेरिका रहे हैं ज़्यादा। वो अशरफ गनी की बात नहीं कर रहा, हामिद करज़ई की बात कर रहा हूँ। तो ये वो इस्लामाबाद में भी रहे हैं हामिद करज़ई साहब, इस्लामाबाद में या एफनान पार्क में ना। हाँ। वो हमारे साथ वाक़या वहाँ जना रोड में वो घूमता रहता था। वहाँ जो कोयटा में जना रोड है ना, वहाँ पे हामिद करज़ई साहब चक्कर लगाते थे, बाद में वो सदर बन गए। अब ये नहीं समझ आ रही कि इनका केस की नौयत क्या है। और ये लोग जो लेना चाहते हैं सर, इस तरह है कि जब ये गए ना वहाँ से अमेरिकन गए तो वहाँ जो लोग जो अमेरिकन के साथ काम कर रहे थे तो उन सबको यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों ने पनाह दे दी।
अमेरिका ने भी पनाह दी थी, तो पाकिस्तान से उनका प्रोसेस होता था, वो यहाँ पाकिस्तान आ गए, उसके बाद एम्बेसीज उनको वीज़े देती थी और वो चले जाते थे। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उन्होंने पॉलिसी रिवर्स कर दी। उन्होंने कहा जी किसी बंदे को वीज़ा नहीं देना, ये जाने अफगानिस्तान जाने। तो वो सारे पाकिस्तान में फंस गए, क्योंकि वहाँ से आए हुए थे, यहाँ रुके हुए थे, आगे उन्होंने जाना था, आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने कहा कि सब अफगानों को निकाल दें यहाँ से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी हो रही है। तो उन्होंने कहा जी सबको वापस भेजें। जब हमने पॉलिसी बनाई तो ये फंस गए दरमियान। ये भी वैसे अभी तक डिबेटेबल चीज़ है कि सारे के सारे अफगानी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो परसेंटेज वो नहीं है जो टेररिज्म करते हैं। ये ज़रूर है कि उनके चक्कर में, उन्हीं के रूप धार के ये लोग पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। वो 100 बंदा आ रहा है तो 100 में अगर 3 बंदे हैं जिन्होंने बम फाड़ना है तो काफ़ी है हमारे लिए 3 बंदे। ये ज़रूर है पाकिस्तान के पास ऐसा मैकेनिज्म कोई नहीं है कि 100 की 100 को फिल्टर कर सके। ये दुनिया में ऐसा होता है ना, जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाता था अमेरिका तो सारे पाकिस्तान के ऊपर लगा देता था ना। ये नहीं कहता था सतार साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, इनको छोड़ दें, बाकी सब पाकिस्तानी को राड़ा लगा। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान का भी है, अफगानिस्तान मुल्क है ना सर, उसके साथ जब हमारे ताल्लुकात खराब हुए हैं तो सब अफगानों के ऊपर लगनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर पाबंदी, क्यों नहीं लगनी चाहिए? आज भी वो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, उसकी हम खबरें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से खबर निकलती है कि बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ गए। इसका मतलब है कि लूप होल्स हैं। अब वैसे कम होता जा रहा है, वैसे कम होता जा रहा है। अब ये कम हो रहा है या उतना नहीं रहा तो ये तो बात की बात है, लेकिन वैसे अफगान गवर्नमेंट जो मौजूदा अफगान गवर्नमेंट है उसमें अफगानियों का कोई कसूर नहीं। हम तालिबान की गवर्नमेंट का कहते हैं, बड़े ही आसान फरामोश हैं सतार साहब, आप यकीन करें। इन लोगों की इतनी मदद की पाकिस्तान ने, इतनी इनकी खिदमत की, दोहा में इनको जाके अमेरिकन के साथ भी बिठाया ताकि अफगानिस्तान के अंदर हमें नहीं पता था कि ये वहाँ पे आके इनका ये रूप आएगा, हमें नहीं पता चला। ये नहीं मीर रजा, इसके बारे में उसका वालिद को फैसला कर सकता था कि आधे घंटे बाद उसने खुदकुशी करनी है, कत्ल हो जाएगा। इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है जी। तालिबान जब वो जहाँ पे गवर्नमेंट पे जाके बैठे ना कुर्सी पे, फिर जाके पता चला ना कि किस कदर तालिबान तो पहले भी कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो पुराने 9/11 से पहले भी उनकी पहली गवर्नमेंट थी। हमें पता ही नहीं चला कि यार तालिबान इस तरह के निकलेंगे कि हमारे लिए वक्ता डाल देंगे, साड़ी मत मार देंगे। हमें पता ही नहीं चला। जब तक चेक नहीं करते ना, ये देखें ये कप है ना, जब तक आप इसको टच नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा गर्म है या ठंडा है। यहाँ से दूर से कैसे पता लगता है कि मैंने चाय का कहा हुआ तो मुझे यकीन होता है कि चाय ही आई होगी। सिर्फ यकीन से फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें रियलिटीज कुछ मुख्तलिफ होती हैं, हो सकता है कोई और चीज़ डाल दी उन्होंने। ये जो ट्रांसपोर्टर साहब है ना जी, इन्होंने भी कमाल कर दिया। भाई को खुदा खौफी करो, तेल पाकिस्तान से को निकलता है, अब वहाँ पे आपना हुरमस बंद हुई है, बाबुल मंदब बंद हो गया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा हो रहा है, आज भी पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है। वो पाकिस्तान कहाँ से पेट्रोल सस्ता करेगा? यहाँ से, यहाँ तो कुएँ निकल आए ना यहाँ से तेल के, और सब ट्रांसपोर्टर से कहा जाए कि आप आएँ और यहाँ से तेल खुद ही ले जाया करें, मुफ्त ले जाया करें। अब तो सऊदी अरब के अंदर पेट्रोल महंगा हो रहा है, ईरान के अंदर महंगा हो रहा है, सारे अरब मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स हैं उसके पास, वहाँ पे पेट्रोल देख ले, लोग सर पे हाथ रख के रोना धोना कर रहे हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल महंगा होगा। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेंड बन गया, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो इन्होंने कहा कि इस मौके का फायदा उठाते हुए एहतजाज जो हम भी आ जाए। उसमें ये नहीं होता कि मैं जस्टिफाइड हूँ कि नहीं हूँ। वो गोरों के दौर में जवाब है कि नहीं है। गोरों के दौर में मंगल पांडे ने एहतजाज किया ना, वो एहतजाज आज तक चल रहा है जी। इस सारे रीजन के अंदर वो एहतजाज रुका नहीं। हमने सोच लिया कि हर गवर्नमेंट जो है वो गोरों की है, खिलाफ है हमारे, और हमने इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आप आवाज रीजनेबल नहीं होता। आप बताएं लोगों को कि क्या करते हो यार, अपना काम करो, जिवें असं शो करने पे इस तरह तुसी भी अपना काम करो। अब देखिए ना, ट्रक चलेगा, कुछ ना कुछ पैसे कमा के घर ले जाएगा ना। हाँ, उल्टा वो बंद करके बैठा हो। बंद कर, कमाल है वैसे है यार, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। वो तो कोशिश करते हैं, आप ज़्यादा कोशिश करें, जरा कह भी सकते हैं इनको। लेकिन जनाब आज हमने जो इश्यूज़ आज के थे वो कवर किए हैं, और मेरा ख्याल ये है कि कुछ ना कुछ आपने मौक़िफ़ बनाया होगा। मेरा मौक़िफ़ कुछ था, अस्तार साहब का मौक़िफ़ कुछ है। अस्तार साहब यकीन नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर, इनका कहना है नहीं ये बात नहीं ये नहीं है, मानना नहीं है। मैंने नहीं आपको कहा जावेद साहब, मैंने कोई बात आपके बारे में की कि आप यकीन नहीं करते, मानना नहीं है। अल्लाह हाफिज़। चीज़ों में यकीन, कुछ चीज़ों इसी टाइम पे देखा दोबारा अपनी बात जो है मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।